नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रज्ञाता दिशा निर्देश निम्न में से किसके लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के एक समूह को संदर्भित करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रज्ञाता दिशा निर्देशों की। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आया है कल के पीआईबी में, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 22 जुलाई के पीआईबी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस बात को कहा गया है कि सरकार के द्वारा डिजिटल एजुकेशन के एक्सेस के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा दीक्षा, स्वायम, उसके साथ साथ प्रज्ञाता गाइडलाइन का भी जिक्र किया गया है। अगर हम प्रज्ञाता गाइडलाइन की बात करें तो प्रज्ञाता गाइडलाइन डिजिटल शिक्षा के प्रसार से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता के साथ स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण स्कूलों में कक्षाएं नहीं हो रही हैं और इसके कारण वहां पर ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। और किस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए, उसी को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है डिजिटल शिक्षा की योजना और क्रियान्वयन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान देना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें 97 संविधान संशोधन की, तो इसे 2011 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन। और इस संविधान संशोधन को 2012 में लागू किया गया था। अगर हम इस संशोधन की मुख्य बातों की बात करें तो इसके जरिए संविधान में 3 बातें जोड़ी गई थी। पहला था, अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी संस्था के गठन को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। दूसरा, अनुच्छेद 43(b) के तहत नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को जोड़ा गया था कि राज्य यह देखे कि सहकारी संस्थाओं का नियंत्रण और संचालन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है या नहीं। यहाँ पर जो तीसरी बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो तीसरा बात था वो था पार्ट 9B, जिसके तहत सहकारी संस्थाओं में तय समय में चुनाव, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व देने जैसे नियम तय किए गए थे। इसके आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। यहाँ पर दूसरा कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि बहु राज्य सहकारी समितियां सहित सहकारी समितियों के संबंध में केवल संसद ही कानून बना सकती है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहकारी समितियों को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो संशोधन किए गए थे इसमें 3 बातों को जोड़ा गया था और यहाँ जो तीसरी बात थी वो था पार्ट 9B, और जिसके तहत केंद्र सरकार के पास ये पावर था कि वो बहुराज्यीय सहकारी समितियों के साथ साथ सहकारी समितियों के संबंध में कानून बना सके, नियम बना सके। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि जो सहकारी समितियां हैं वो राज्य की सूची में आते हैं और इसीलिए अगर कोई सहकारी समिति किसी एक राज्य में काम करती है तो उनमें जो है केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मामला बहुराज्य सरकारी समितियों का है, यानी कि एक ऐसी सहकारी समिति जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती है, तो इस मामले में राज्यों के साथ साथ केंद्र भी नियम जारी कर सकता है, कानून बना सकता है। इसके अलावा ऐसी सहकारी समितियां जो केंद्र शासित प्रदेशों में काम करती हैं, उनको लेकर के भी संसद जो है नियम बना सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब यह क्लियर कर दिया गया है कि वैसी सहकारी समितियां जो सिर्फ एक स्टेट में काम करती हैं, उनको लेकर के केंद्र या संसद कोई भी नियम नहीं बना सकता। और ऐसी सहकारी समितियां जो बहुराज्यीय हैं
या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जो सहकारी समितियां हैं उनको लेकर के संसद के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुराज्य सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियों के संबंध में केवल संसद ही कानून बना सकती है। और अभी अभी आपको मैंने कहा कि हर सहकारी समिति नहीं, सिर्फ बहुराज्य सहकारी समिति और ऐसी सहकारी समितियां जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही हैं उसको लेकर के संसद कानून बना सकता है। तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन है सहकारी समितियां विषय समवर्ती सूची के तहत आता है। मैंने आपको अभी अभी कहा कि सहकारी समितियां ये जो विषय है वो राज्य सूची के तहत आता है, ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी गलत है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक एडिटोरियल भी आया है जिसका शीर्षक है लिमिट्स ऑफ कॉपरेशन। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर जो पहला कथन वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के घटने के साथ साथ ब्याज दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो यहां पर जो कथन है वो गलत है। आप सभी जानते हैं कि जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को घटाने का काम किया जाता है तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टाइट मनी पॉलिसी अपनाई जाती है। टाइट मनी पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर आपको एम यहां पर मुद्रा है और अगर आपको मुद्रा की आपूर्ति को घटाना है तो यहां पर रिजर्व बैंक के द्वारा जो उनके रेट होते हैं, यानी कि रेपो रेट, बैंक रेट, इस तरह के जो रेट हैं उनके दरों को बढ़ाया जाता है। यानी कि यहां पर जो रेट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ाएगा, जिसका असर बैंकों पर पड़ेगा, और बैंक भी अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और इसी तरीके से अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना है तो उसके द्वारा जो रेट है उन्हें कम किया जाता है, यानी कि वो रेपो रेट, बैंक रेट, इस तरह के जो रेट है उसके रेट को कम करेंगे, और यहां पर जो बैंकों पर इसका असर पड़ेगा और उनके इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर मुद्रा की आपूर्ति को अर्थव्यवस्था में घटाना है तो आरबीआई के द्वारा टाइट मनी पॉलिसी अपनाई जाती है और यहां पर जो रेट होते हैं उनको बढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आरबीआई को जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ानी होती है तो वो अपने रेट को कम करता है, यानी कि रेपो रेट वगैरह को कम करेगा, जिसका असर बैंकों पर पड़ेगा, और बैंक भी अपने ब्याज दरों में कटौती करते हैं, उन्हें भी कम करते हैं। और यहां पर जो पहला कथन है वो जस्ट इसका उल्टा कह रहा है, और इसीलिए जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है विस्तारवादी मौद्रिक नीति प्रमुख ब्याज दरों को कम करके लागू की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर विस्तारवादी का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना है तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रमुख ब्याज दर है, यानी कि रेपो रेट, बैंक रेट, इन सभी के दर को कम किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में समझाया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर इजी मनी पॉलिसी अपनाती है और मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रमुख ब्याज दरों को कम करती है, और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक एमपीसी कमेटी है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसमें 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 मेंबर सरकार के होते हैं। और इसी एमपीसी कमेटी के द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दरों में चेंजेस लाए जाते हैं, यानी कि रेपो रेट को बढ़ाना है या घटाना है, ये जो डिसीजन है वो एमपीसी कमेटी के द्वारा लिया जाता है। एमपीसी कमेटी के बनने के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेले इन दरों को तय करती थी। तो यहां पर यह कहना कि ये जो नीतिगत ब्याज दर हैं
वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के द्वारा तय किए जाते हैं। जब से एमपीसी कमेटी बनी है तब से एमपीसी कमेटी ही आवश्यक नीतिगत ब्याज दरों में चेंजेस करती है, उससे जुड़े हुए फैसले लेती है, और इसके आधार पर जो तीसरा कथन है वो भी गलत हो जाता है। यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है इन्फ्लेशन सिचुएशन वेरी अलार्मिंग। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है द इंडियन एक्सप्रेस में, जिसका शीर्षक है द माइथिकल हीरोज शेपिंग इंडिया, और यहीं पर चर्चा की गई है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला गया है उसमें जो भारत का स्थान है वो 51 से नीचे आकर के 53 पर पहुंच गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहां पर आपको कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द और उसके सामने आपको संदर्भ और विषय की जानकारी दी गई है। यहां पर 3 कथन है और आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सुमेलित हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। यहां पर पहला कथन है बेले टू प्रयोग, जिसके सामने लिखा हुआ कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सभी जानते हैं कि बेले टू प्रयोग कण भौतिकी यानी कि पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि यह सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है ब्लॉकचेन तकनीक, जिसके सामने लिखा हुआ है डिजिटल और क्रिप्टो मुद्रा। तो यह बात बिल्कुल सही है, जो ब्लॉकचेन तकनीक है वो डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि दूसरा कथन सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन है CRISPR केस 9, जिसके सामने लिखा हुआ है कण भौतिकी। तो ये बात भी गलत है। यहां पर जो CRISPR केस 9 है वो जीनोम इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ मामला है, और इसके सामने लिखा हुआ है कण भौतिकी। तो ये भी सुमेलित नहीं है, यानी कि सिर्फ जो दूसरा कथन है वो सही तरीके से सुमेलित है, और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सुमेलित है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, यानी कि CBDC की। इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज भी आया है, जिसका शीर्षक है RBI प्लान्स डिजिटल करेंसी पायलट सून। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, और देख लेते हैं कि आखिर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि रुपया जो है वो हमारे देश की करेंसी है, और अगर RBI इस रुपए को डिजिटल फॉर्म में जारी करता है, और हम सभी के पास जो रुपए हैं वो डिजिटल फॉर्म में इकट्ठा होते हैं, और हम डिजिटल फॉर्म में ही उसका आदान प्रदान करते हैं, तो यहां पर ये जो डिजिटल फॉर्म है रुपए का, उसे ही हम कहेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि CBDC। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो CBDC है वो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो देश की ही मुद्रा है, जिसे कि डिजिटल फॉर्म में प्रचलित किया जा रहा है। जिस तरीके से रुपए को सेंट्रल बैंक के द्वारा विनियमित किया जाता है, उसी तरीके से ये जो डिजिटल करेंसी होगी उसे भी सेंट्रल बैंक के द्वारा विनियमित किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस जिन न्यूज से जुड़े हुए हैं आप उन न्यूज को देख लेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।